हेलो फ्रेंड्स। मेंटल हेल्थ सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है कि एंजाइटी क्या होती है या एंजाइटी कब होती है। किस तरह के रिस्पॉन्स हमारी बॉडी की तरफ से देखने को मिलते हैं। कब हमें डॉक्टर से मेडिकेशन के लिए कंसल्ट करना चाहिए, कब हमें प्रोफेशनल हेल्प सीख करना चाहिए। तो अगर हम एंजाइटी की बात कर रहे हैं तो एंजाइटी का सीधा सा मतलब है बेचैनी। किसी भी भविष्य में होने वाले घटनाक्रम को लेकर के जब बेचैनी होती है तो उसी को हम एंजाइटी कहते हैं। ये एक भावना है जो किसी तरह की चिंता से पैदा हो सकती है, डर से पैदा हो सकती है, या फिर किसी भविष्य में होने वाली परिस्थिति को लेकर के अभी से जब मन में चिंता होने लगती है तो एंजाइटी जैसी स्थिति देखने को मिलती है। जनरली जब हम डरे हुए होते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है या कल क्या होगा, इस बात को लेकर के हम बेचैन रहते हैं। हमने कहीं पर परफॉर्मेंस दिया, उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसको लेकर के हम बेचैन रहने लगते हैं। या फिर आपने जो भी काम किया है या जो भी एग्जाम दिया है या कोई भी ऐसी एक्टिविटी की है, या मान लीजिए आपने किसी को अप्रोच किया है किसी जॉब के लिए या किसी पर्सनल रिलेशनशिप के लिए या किसी को भी, अब आपको नहीं पता कि सामने से आउटकम क्या आएगा। तो ऐसी स्थिति में आपके अंदर जो बेचैनी का भाव है वो लगातार बढ़ता जाता है। ये एक तरह का नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपको कहीं पब्लिक स्पीकिंग के लिए खड़ा कर दिया जाए और आपने आज से पहले कभी भी पब्लिक में या स्टेज में जाकर के नहीं बोला है। आपको पता है कि आपके सामने 500 लोग बैठे होंगे और आपको स्टेज में जाकर के उन सबको एड्रेस करना है। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि कई बार स्टेज में जाने से पहले हमारा शरीर कंपन करने लगता है या हमारे हाथ पांव थोड़ा कंपन होने लगता है या हाथ पांव थोड़ा कांपने लगते हैं, या कई बार क्या है हमारी आवाज अटकने लगती है। तो ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। ये रिस्पॉन्स फियर से जनरेट होता है। अगेन, जब हम बॉडी के रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो ये रेस्पॉन्स कई तरीके के हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। इसीलिए प्रॉपरली डायग्नोज करना जरूरी होता है। मान लीजिए अगर आप एंजाइटी को बॉडी के टर्म्स में देख रहे हैं, एक रीजन हो सकता है कि अगर मान लीजिए आपको कहीं जाना है और परफॉर्मेंस देनी है तो उस चीज को लेकर के जो आपके मन में फियर है उसकी वजह से भी आपके बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होगा, ट्रिम्बलिंग कहते हैं, शरीर का कांपना, हाथ पांव का हिलना। दूसरे तरह का रिस्पॉन्स हो सकता है कि आपका कल रिजल्ट आने वाला है, उस चीज को लेकर के है। कभी कभी वो क्या होगा, वरी, किसी चीज को लेकर के आप परेशान हैं। कभी कभी इंटेंस, अगर आपकी बॉडी को चोट लगती है, अचानक से कोई व्यक्ति धड़ाम से गिर जाए या अचानक से ब्लड देख ले तो बॉडी इंटेंस लेवल पर शेक करने लगती है, हिलने लगती है बुरी तरह से। ये बॉडी का ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है किसी भी तरह की इंटेंस एक्टिविटी से। बॉडी नेचुरली ऐसे रिस्पॉन्ड करती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसमें आपका हाथ कुछ भी नहीं है। आपने कोई चीज सोचा या आपके आसपास ऐसी परिस्थितियां बनी और आपकी बॉडी अपने आप रिएक्ट करने लग गई। इसका एक एस्पेक्ट और भी हो सकता है जो थोड़ा रेयर केस में होता है। रेयर केस इन टर्म्स ऑफ एक्स पर्सन ने वाई को सेंसुअली प्रोवोक किया, एक्स ने वाई को सेंसुअली प्रोवोक किया, लेकिन वाई को पता है कि ये चीज गलत है। वाई सिर्फ वहां पे उस परिस्थिति को देखने गया था। तो जैसे ही एक्स ने वाई को सेंसुअली प्रोवोक किया या सिडेक्टिव वे में प्रोवोक किया,
तो वाई की बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया, लेकिन ब्रेन ने इस फैक्टर को डिनाई कर दिया। ऐसी कंडीशन में भी अपने आप हाथ पांव बुरी तरह हिलने लगेंगे, क्योंकि बॉडी शेक करने लगेगी, क्योंकि बॉडी को एक रिस्पॉन्स मिला, अदर बॉडीली एस्पेक्ट से एक रिस्पॉन्स मिला कि उसे रिएक्ट करना है, हार्मोन रिलीज करना है। लेकिन ड्यू टू माइंड उसको मैसेज दिया गया कि इस एक्ट को इमीडिएटली रोक दो। तो जैसे ही उस एक्ट को रोका, क्योंकि बॉडी के टच होते ही माइंड ने केमिकल रिलीज किए, लेकिन आपने मैसेज प्रोवाइड किया कि बॉडी को रिएक्ट नहीं करना, तो बॉडी इस कंडीशन में भी बुरी तरह से हिलने लगती है, शेक करती है, हाथ पांव हिलेंगे। तो ये सब एक नेचुरल रिएक्शंस हैं बॉडी के, इनको आप रोक नहीं सकते किसी भी कंडीशन में। हाँ, वो एक अलग बात है कि अगर आप स्टेज में बोलने जा रहे हैं, पहली बार में आपको डर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके आप उससे बाहर आ जाएंगे। प्रैक्टिस करते करते फिर वो आदत आपकी खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ बात हो रही है एंजाइटी की। ये जो हमने बात की, ये नेचुरल रिस्पॉन्स है। जब यही रिस्पॉन्स अनकंट्रोल्ड हो जाए, अब तक ये कंट्रोल्ड था, अब ये अनकंट्रोल्ड हो जाए कि हर छोटी छोटी बात पे डर लग रहा है, हर बात पे घबराहट हो रही है कि अब ऐसे से ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, अगले अगले कदम पे क्या होना है आपको कोई जानकारी नहीं, तब फिर वो किसमें आएगा, वो अल्टीमेटली फिर वो एंजाइटी के लेवल पर आ जाएगा। तो जब तक नॉर्मल लेवल पर चीजें हो रही हैं तब तक दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर वही चीज बढ़ जाए या अनकंट्रोल्ड हो जाए तो फिर वो प्रॉब्लम बन जाती है। अगेन, एंजाइटी की वजह से लगातार आप देखेंगे कुछ लोगों के हाथ ऐसे हिलते हैं। एंजाइटी का मतलब है कि आपको अगला स्टेप पता नहीं है और उस स्टेप को लेकर के आप परेशान हो रहे हैं, बस इतनी सी ही बात है और कुछ भी नहीं है। या फिर किसी चीज को लेकर के आपके मन में डर है जो कि फुलफिल अब तक नहीं हुआ है, मतलब आपको इस बात का डर है कि भविष्य में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके हाथ में नहीं है, या जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव जाने वाला है, तो भी इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है। और आपको लगता है कि जो इसका जो भी रिजल्ट आएगा या जो भी इस चीज का आउटकम होगा वो नेगेटिव ही जाने वाला है, या जैसा मैंने सोचा है वैसा नहीं आएगा। अगेन, जो टाइप्स ऑफ एंजाइटी है वो अलग अलग है। जैसे एक है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें लोग, जनरलाइज से मतलब है हर छोटी छोटी बात को लेकर के डरे सहमे रहना, हर बात को लेकर के बेचैन रहना, कि सुबह पता चला आपको जरूरत है, आप सामान लेने दुकान जा रहे हैं, उसमें भी आप बेचैन हैं, आपके आसपास जो एक्टिविटीज हो रही हैं उसको लेकर भी आपके मन में घबराहट का भाव है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो आप हमेशा एक लेवल ऑफ पैनिक में रहते हैं, तो आपका एंजाइटी इंक्रीज होता है। इसे हम जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। अगेन कहते हैं दूसरा है सोशल एंजाइटी। जब लोगों को बाहर मिलने जुलने या लोगों से बातचीत करने में, आपसी व्यवहार करने में जब समस्या महसूस होने लगती है तो वो किस में आता है, सोशल एंजाइटी में आता है। आपको एक डर होता है अपनी पहचान को लेकर के, अपने व्यक्तित्व को लेकर के, अपने रूप रंग को लेकर के, अपने टैलेंट को लेकर के, आप कैसे दिखते हैं, आपका अपीयरेंस कैसा है, या आपका सोशल स्टेटस कैसा है, इन बातों को लेकर के जब आप बेचैन रहते हैं तब भी आपको सोशल एंजाइटी होती है। अक्सर जब मम्मी पापा कहीं बाहर जा रहे होते हैं और बच्चे से पूछते हैं कि तुम भी चलोगे, तो बच्चा मना कर देता है, लेकिन पेरेंट्स ये ध्यान नहीं दे पाते ये जो बच्चा बाहर जाने से मना कर रहा है कहीं ना कहीं सोसाइटी के प्रति ये इंटरेक्शन से भाग रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली आप कुछ भी कर लें, लास्टली आपको जाकर के सोसाइटी से ही इंटरेक्ट करना होता है। पैनिक डिसऑर्डर,
लगातार आपको इंटेंस फियर फील होगा। पैनिक डिसऑर्डर का मतलब ही है कि आप अचानक से घबराहट में चले गए, आपको लगातार इस बात का डर बना हुआ है कि ना जाने अगले पल क्या होगा। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी आपका कोई अपना दूर जाता है तो आपके मन में तरह तरह के विचार आते हैं। या आप जब भी अपने पेरेंट्स से कहीं बाहर दूर घूमने जाने की बात करते हैं तो वो आपको सबसे पहले रोक देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनके मन में तरह तरह के थॉट्स आते हैं, जिसमें कुछ नेगेटिव थॉट्स होते हैं कि आप उनके लिए कीमती हैं और यदि आपको कुछ हो जाएगा तो वो कैसे मैनेज करेंगे। तो ऐसा भी होता है, जब विचारों के स्तर पर किसी चीज को हम बढ़ा देते हैं तो अल्टीमेटली हमें इंटेंस फियर फील होता है। फोबिया, अलग अलग परिस्थिति या अलग अलग व्यक्ति के प्रति कई बार हम फोबिया बना लेते हैं, या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा या किसी परिस्थिति के द्वारा हमारे साथ कुछ ऐसा गलत होता है कि वो चीज हमारे लिए ट्रॉमा बन के रह जाता है। मान लीजिए एलिवेशन वाली जो सीढ़ी है, एलिवेटर है, जो आपका मैग्नेट एलिवेटर है, आपने कोई ऐसा वीडियो देखा कि किसी का पैर उसमें फंस गया, तो अब नेक्स्ट टाइम जब आप उस सिचुएशन पे गए तो आप उस एलिवेटर पे चढ़ने से बार बार खुद को मना करेंगे। या फिर आपने देखा कि कोई व्यक्ति ऊंचाई से गिरा और उसकी डेथ हो गई, तो आप हमेशा फिर ऊंचाई से डरने लग गए। वो क्या हुआ? एक फोबिया बन गया। ये भी एक टाइप ऑफ एंजाइटी है। जब तक ये कंट्रोल्ड मैनर में है तो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, जब ये अनकंट्रोल्ड हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम होने लगती है। अगेन, इसके सिम्टम क्या है? एंजाइटी का सीधा संबंध आपके थॉट प्रोसेस से है कि आप किसी चीज को जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं या फिर उसे बढ़ा करके सोच रहे हैं। उसे कहते हैं ओवर थिंकिंग एंड कॉन्स्टेंट वरी, कि आप लगातार किसी बात के बारे में चिंतित हैं जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, और आप लगातार उस चीज को लेकर के ओवर थिंक कर रहे हैं। आपने किसी को अप्रोच किया, वो आदमी या तो आपसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, या अच्छे से बिहेव करेगा या मिसबिहेव करेगा। दो ही तरह के तो ऑप्शंस हैं, लेकिन हम उसे कई बार अननेसेसरी चेन ऑफ थॉट बना देते हैं कि वो फिर मिलेगा तो फिर क्या सोचेगा, फिर उसने क्या सोचा होगा, फिर क्या एक्ट करेगा, मना कर देगा, क्या होगा, ये होगा। तो हम जब एक अननेसेसरी रीजंस क्रिएट करते हैं तब हमारे ओवर थिंकिंग और एंजाइटी का स्टेट आता है। सिंपल एग्जाम्पल है कि रिजेक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया और आप कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं होंगे तो वो व्यक्ति या कंपनी आपसे अटैच नहीं होगी। तो दो ही ऑप्शन है, या तो किसी भी प्रपोजल का एक्सेप्टेंस होगा या किसी भी प्रपोजल का रिजेक्ट होगा। दोनों स्टेट में खुद को प्रिपेयर रखिए, तो आप किसी भी तरह के फोबिया या ओवर थिंकिंग से बच जाएंगे। कई बार हम नई जगहों पर नहीं जाते, नई चीजें नहीं ट्राई करते ड्यू टू दिस काइंड ऑफ फियर। इस प्रॉब्लम की वजह से जब लगातार आप बेचैन हैं, कंसिस्टेंटली आपके ब्रेन में थॉट्स रन कर रहे हैं, आप परेशान हैं, तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि आपकी जो स्लीपिंग कंडीशन है वो अपने आप खराब होगी या कम होगी। आप समय पर सो नहीं पाएंगे, आपको गहरी नींद नहीं आएगी, जिसकी वजह से बेचैनी और बढ़ जाएगी। मान लीजिए आपका किसी से विवाद हो गया, अब आप, पहली तो कोशिश है कि नहीं होना चाहिए, पर हो गया। अब होने के बाद आप चिंतित हैं कि अब आगे क्या होगा, फिर कैसे होगा, फिर कैसे मैनेज होगा, चीजें क्या होंगी। अब जो होना है वो होगा, क्योंकि जो होना था वो हो गया। तो अब उसके बाद चेन ऑफ एक्शंस जो भी होंगे, जो भी पॉसिबल स्टेप्स होंगे, वो तो आपको लेने पड़ेंगे। फीलिंग टेंस, रेस्टलेस और इजीली टायर्ड, आप हमेशा बेचैन रहेंगे, परेशान रहेंगे और थके हुए रहेंगे। हमारी सबसे ज्यादा एनर्जी हमारा ब्रेन कंज्यूम करता है। जब आप लगातार थके हुए हैं, लगातार परेशान हैं, आप उन चीजों के बारे में लगातार सोच रहे हैं, तो उस स्थिति में आप हमेशा पैनिक स्टेट में रहेंगे। तो जब ऐसी स्थिति में आप हमेशा थके हैं तो आपके पास नए कामों को करने के लिए एनर्जी नहीं रहेगी कि आप पूरे उत्साह और मनोवेग के साथ नए काम को करना शुरू कर सके। इसका सबसे बड़ा सिम्टम है आपकी हार्ट बीट का तेज हो जाना।
ये तेज तेज आपकी धड़कनें चलने लगेंगी कि आपको समझ में आने लगेगा, ऐसा लगेगा कि दिल बाहर आ रहा है, ये जो धड़कन है ये बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो जब धड़कन अनकंट्रोल होने लगे तो आप समझ जाइए कि आप एंजाइटी ज़्यादा लेवल पर फील कर रहे हैं। आपकी बॉडी सिम्टम्स को बताना शुरू कर देती है, और अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प आपको लेना चाहिए, किसी डॉक्टर से कांटेक्ट करिए। कॉजेज ऑफ एंजाइटी में क्या है? कुछ भी हो सकता है। अगर आप बच्चे हैं तो आपका एग्जाम हो सकता है, आपकी क्लास में पढ़ने वाली चुन्नी मुन्नी हो सकती है, या फिर किसी तरह का रिलेशनशिप इशू हो सकता है, फ्रेंड्स के बीच में ट्रस्ट इश्यूज हो सकता है, किसी का बिट्रेयल हो सकता है। बहुत से फैक्टर्स हैं जो इनका रीजंस बनते हैं। अगर आप एडल्ट हैं तो आपके लिए जॉब हो सकता है, सोसाइटी हो सकता है, सोसाइटी के पैरामीटर्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ऐसे बहुत से रीजन हैं जो भी आपके लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, ये किसी तरह की एंजाइटी बन जाते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने लोन ले लिया, उसके पास स्टेबल लेवल ऑफ इनकम नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वो आदमी पैनिक स्टेट में रहता है कि कैसे मैं इसे फुलफिल कर पाऊंगा, और जब तक वो उसे फुलफिल नहीं कर देता वो बेचैन रहता है। लेकिन जब ये बेचैनी अनियंत्रित हो जाए तो फिर आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। जेनेटिक्स हो सकता है परिवार में ही, अगर आपके माता पिता की ऐसी आदत है कि हर छोटी छोटी बात पर वो चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो संभवतः वैसी आदत वो आप तक भी आ सकती है। ब्रेन केमिस्ट्री, जो आपके ब्रेन है, जो केमिकल्स रिलीज करते हैं, जब ये केमिकल इम्बैलेंस हो जाएंगे तब फिर आपको इशू होना शुरू हो सकता है। तो ब्रेन को इम्बैलेंस होने से रोकने के लिए ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि आप प्रॉपर एक्सरसाइज करें, प्रॉपर डाइट लें और प्रॉपर स्लीप लें। पर्सनैलिटी वाइज भी कुछ लोग हर छोटी छोटी बात को एंशियस होते हैं, जबकि कुछ लोग इतने गंभीर होते हैं कि जीवन के बड़े से बड़े मुद्दों पर भी शांति से खड़े रहते हैं। एंजाइटी को मैनेज कैसे करें? अगेन, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, लाइफस्टाइल चेंजेस लेकर के आइए, साथ ही अलग अलग तरह की फिजिकल एक्टिविटीज करिए, हेल्दी हैबिट्स रखिए, और कोशिश करिए कि ऐसे लोगों से ना मिलें जो आपके नेगेटिव पॉइंट्स को बार बार प्रेस करते हैं और आपकी नेगेटिव इमेज या नेगेटिव कैरेक्टर को उभारते हैं। उन्हीं लोगों से मिलिए जो आपके जीवन को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। अगेन, कोपिंग टेक्निक्स क्या है कि आप ग्रेटिट्यूड रखिए, हर चीज के बारे में नेगेटिविटी मत लाइए, आपके पास जो है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद कहिए, और आगे आने वाली चीजों के लिए मेहनत करिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने ग्रेटिट्यूड ले आए तो अब आप आगे बढ़ना बंद कर देंगे। आप ग्रेटिट्यूड रखिए, लेकिन आगे की जो चीजें हैं उनके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट रखिए, लेकिन उन चीजों को लेकर के पैनिक मत करिए। बड़े कामों को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करिए और उसे धीरे धीरे करके पूरा करने की कोशिश करिए, जिससे कि आप पैनिक ना करें। अगर आपने सोच लिया कि आपकी अभी पढ़ने की आदत 3 से 4 घंटे की है, और आपने अचानक से ये सोच लिया कि कल से बैठ के मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, तो ये पॉसिबिलिटी में नहीं है। आप अचानक से नहीं बढ़ा पाएंगे समय, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो अगले दिन शाम होने तक आप बेचैन महसूस करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि आपने टारगेट 12 का लिया और आपने दिन में 3-4 घंटे ही उस पर अपनी पढ़ाई पर खर्च किए। तो टारगेट भी रियलिस्टिक बनाइए, रियलिस्टिक कैलकुलेशंस करिए, और रियल लाइफ में उस हिसाब से छोटे छोटे गोल्स के साथ बढ़िए। इसके अलावा पॉसिबिलिटी है कि अपने थॉट्स को शेयर करिए, अपनी डायरी में लिखिए, अपने दोस्तों को बताइए, लोगों से मिलिए, उनको अपने नए नए आइडियाज़ और थॉट्स बताइए। कहीं पॉसिबल है तो सोशल मीडिया में ब्लॉग वगैरह लिखिए, वहाँ लोगों से इंटरेक्ट करिए। जब आप लगातार अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना शुरू करेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आना शुरू होंगी। साथ ही विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज़ करिए कि मेरी लाइफ बेटर हो रही है, तो धीरे धीरे आपकी लाइफ बेटर होने लगेगी। हमें हेल्प कब लेना है, मेडिकल प्रोफेशनल की हेल्प कब लेना है? हमें तब हेल्प लेना है जब हमें लगने लगे कि हमारी डे टू डे लाइफ इम्पैक्ट हो रही है, हमारी स्कूलिंग, हमारी पढ़ाई, हमारे आसपास के दोस्त, उन लोगों को हमारा व्यवहार ठीक नहीं लग रहा, या हम उनके बीच प्रॉपरली इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब है
कि आपको एंजाइटी इफेक्ट कर रही है। साथ ही आप कोप अप करने की बजाय उन चीज़ों को लेकर के अगर लगातार परेशान हैं तो भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है और बेहतर है कि आप किसी काउंसलर की मदद लीजिए या किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जो प्रोफेशनल हो और आपको सही रास्ता दिखा पाए। काफ़ी हद तक आपको खुद की चीज़ों को ही मैनेज करके खुद को बेहतर बनाना है, रादर देन मेडिकेशन पे जाएं। मेडिकेशन एक लास्ट स्टेप होता है किसी भी मेंटल हेल्थ में। और कोशिश करिए कि अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, अपने आसपास एक तरह का सपोर्ट सिस्टम डेवलप करिए, अपनी फैमिलीज, अपने फ्रेंड्स और बाकी लोगों के कांटेक्ट में रहिए जिससे कि आप एंजाइटी से बच सकें। और ख़ास तौर पे ऑनलाइन हेल्प सीख करने की कोशिश करिए। कुछ ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करिए जहां पर आप नई चीज़ों को सीख पाएँ, नई हॉबी को परस्यू कर पाएँ जिससे कि आपका जीवन बेहतर हो। थैंक यू वेरी मच।